नामांकन जेएनयू में, क्योंकि काफी कम दर में यहाँ से लोग पीएचडी करते हैं। और जब जेएनयू आने के बाद वो तमाम अखबार के स्रोतों के माध्यम से भी जानकारी मिलती है कि लगातार यहाँ के जो फंड है, यहाँ का जो अनुदान है, उसमें कटौती किया जाता है। तो मुझे एक छोटी सी, मैंने बचपन में कहानी पढ़ी, तो उस कहानी को मैं दोहराना चाहूंगा। एक राजा हुआ करते थे, उस राजा के एक अंधा व्यक्ति उनके राज्य में रहा करता था। तो अंधा व्यक्ति, जाहिर सी बात, उसका कुछ काम धाम होता नहीं था। तो अंधा व्यक्ति राजा को बहुत अच्छा से भोजन कराते थे, अंडा मीट मछली खिलाते थे, मिठाई वगैरह। और वो चौक चौराहे में बैठता था, वो चाय की दुकान में बैठता था, पान की दुकान में बैठता था, लोगों से भी चर्चा करता था कि राजा जी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि फ्री में उनको खाना मिलता था। तो एक दिन राजा जी को पता चला कि भाई ये तो अंधा बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये जहाँ भी बैठता है, फल की दुकान में, चाय की दुकान में, पान की दुकान में, किसी नाश्ते की दुकान में, किसी कपड़े की दुकान में, तो मेरी चर्चा करता है, मेरी तारीफ करता है। तो ऐसा क्यों ना हो कि इसकी आंखों का इलाज कर दिया जाए। तो फिर एस्टिमेट बनाया जाता है, मंत्री को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इसकी आंखों का इलाज किया जाए। तो मंत्री जी से रोकते हैं कि राजा साहब खबरदार, अगर आप चाहते हैं तो बकायदा इसकी खुराकी में बढ़ोतरी कर दी जाए। अगर इसको आप 2 अंडा खिलाते हैं तो 4 अंडा खिलाइए, क्योंकि अगर इसकी आंखों का इलाज होगा तो सबसे पहले आपकी कृत्यों को देखें और ये पहला ऑपरेशन ये बंदा खुद करेगा। इसका अच्छा है आप इसको अंधा ही रखें, बल्कि इसकी खुराक को डबल करें। तो यही आज हमारे राजनेताओं का, सत्ताधीशों का उद्देश्य। शिक्षा का जीएसटी कितना होगा? 18%, और उसको सोना खरीदना 3% में हो जाएगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि सत्ता से सवाल करे, कोई नहीं चाहता है इलेक्ट्रल बॉन्ड पे सवाल करे, कोई नहीं चाहता है पीएम केयर फंड पर सवाल करे, कोई नहीं चाहता है कि आज जिस प्रकार हमारा देश क्रोनिक कैपिटलिज्म की ओर बढ़ रहा है, उससे हटकर हम एक ऐसी व्यवस्था को कायम करें जहां अमीर और गरीबों के बीच अंतर ना। इन विषयों पर कोई सुनना नहीं चाहता है। तो लिहाजा आज जेएनयू के सामने जो समस्या आई है, तो मेरा यही मानना है कि कहीं ना कहीं जो अगर सवाल कहीं पूछता है तो जेएनयू से पूछता है। इसलिए आज सरकारों की नजर यहाँ के प्रति नकारात्मक रही है। लेकिन मुझे आशा है इस नकारात्मक वातावरण में भी जेएनयू के संबल छात्र, जेएनयू के विचारवान छात्र इस देश को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। मेरा परिचय है जयराम कुमार महतो। मैं भी आपकी तरह एक साधारण परिवार से, एक किसान परिवार का बेटा हूँ। और 2 वर्ष पूर्व मैंने एक छात्र मूवमेंट में एंट्री करने का काम किया था। और जब मैंने मीडिया के सामने में आया, उनके बीच सभाओं में मैंने अपनी बातों को रखने लगा, तो लोगों के बीच हमारा प्रचार प्रसार होने लगा, लोग मुझे डिमांड करने लगे, मैं उनके बीच जाने लगा। और चूंकि जब लोग मुझे सुनने लगे तो मेरे साथ भी होने लगे। तो लोगों ने मुझे कहा कि अब आप स्टूडेंट लीडर ना होकर अगर आप कुछ मुद्दों पर अगर हमारा साथ देंगे तो बेहतर होगा। तो झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा आता है जमीन को लेकर, क्योंकि वो माइंस एरिया है, आप लोग भी जानते हैं। सबसे ज्यादा कोयला हम देते हैं, सबसे ज्यादा खनिज संपदा हम देते हैं, 40% देते हैं, 27% कोयला हम देते हैं। तो उन मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी, विस्थापन के मुद्दों पर हमारी एंट्री होने लगी। और मैं आज आपको बताना चाहूंगा, जब मैं दिल्ली आ रहा था तो कुछ महिलाओं का टीम मेरे पास पहुंचे और उन महिलाओं की टीम ने हमसे कहा कि बाबू आप दिल्ली जा रहे हैं तो सदन इस बात को उठाइएगा, क्योंकि गांव घर की महिलाएं हैं, उनको उतना आइडिया नहीं कि हम संसद जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। उनको ये अभी भी मालूम नहीं कि हम चुनाव हारे हैं। आज भी उनको लगता है कि हम चुनाव सांसद है, उनका एमपी है। और वो 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए, 1942 का डॉक्यूमेंट लेके आए। ये सिंदरी विधानसभा का मामला है, ये एफसीआई हर्ल का मामला है, जहां 1942 के आसपास उनका जमीन का अधिग्रहण किया गया है। उनको ना आज तक मुआवजा मिला है, ना आज तक नियोजन मिल पाया है। आज भी लोग चक्कर काट रहे हैं। तो बिल्कुल धनंजय राव ने बढ़िया बात कहा कि क्षेत्रीय मुद्दा कुछ नहीं होता, एक्चुअली नेशनल मुद्दा होता है। जमीन अधिग्रहण का विषय नेशनल है, माइंस का विषय नेशनल है, लेकिन उन विषयों को जो नेशनल इश्यू होते हैं, जो नेशनल का विमर्श होता है, वहां स्थान नहीं मिल पाता, जिस कारण आज हमारे राज्य की दशा है और हमारा राज्य लगातार उपेक्षित हो रहा है। तो इसलिए आज जब हम लोग पॉलिटिक्स में आए, आप लोगों से सुनते होंगे कि मैंने कई दर्जन जूते घिस जाते हैं जब उनको एक पार्षद का चुनाव लड़ने का ऑफर मिलता है किसी पार्टी से। और आप विश्वास कीजिए, हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, अभी 1 साल नहीं हुआ, 18 जून आएगा तब हम लोग का 1 साल होगा कि हम लोगों ने घोषणा किया था चुनाव लड़ेंगे। यानी 1 साल के कम समय में हम लोग चुनाव लड़े और बाकायदा हम लोग 8 लाख वोट लेके आए। 8 लाख, और जिस सीट से हम गिरिडीह से लड़े थे 3,47,000 वोट लेके आए। अभी इंडिपेंडेंट और फर्स्ट अटेम्प्ट। ये मैं भारत की बात नहीं करूंगा, लेकिन झारखंड के इतिहास में ये फर्स्ट अवसर, ये पहला अवसर है कि कोई लड़का 1 साल के दरमियान चुनाव लड़ता है और पहले प्रयास में 3.5 लाख वोट लेके आता है। 27-27.5%। जो दूसरे स्थान पे थे उनका 29 था, जो पहले पायदान पे थे उनका 34 से 35 था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने क्लियर कट बात किया, हम लोगों ने टू द पॉइंट बात किया, उन समस्याओं को निराकरण करने पर बात किया, इसलिए लोगों का हमने भरोसा दिया। अब बिल्कुल जब ये देश का चुनाव था तो लोग देश स्तर की बातें करते थे, कई न्यूज़पेपर और चैनल इस बात को भी लिखते थे कि राम के नाम के आगे कब तक टिकेंगे जरा। और
जब हमसे सवाल होता था कि आप कब तक इनका मुकाबला करेंगे, हमने कहा कि हमारी लड़ाई रोटी की, हमारी लड़ाई विस्थापन की है, हमारी लड़ाई पलायन की है। और जब तक ये विषय, ये रोटी और पेट की आग का विषय सबसे ऊपर रहेगा, तब तक हम इस चुनाव में रहेंगे। और लिहाजा चुनाव में हम लोग रहें, और चुनाव में हम लोग का पिछड़ने का कारण यही था, जो दुनिया जानती है कि 3-3.5 लाख वोट एनडीए के रहते हैं साइलेंट, और 3.5 लाख वोट ठीक उसके अपोनेंट के रहते हैं कि जो उसको हरा पाएगा। वो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, एनडीए का प्रत्याशी हो अच्छा हो बुरा हो कोई मतलब नहीं, उसकी विचार